लॉर्ड डलहौजी तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से लेकर के 1862 तक गवर्नर जनरल रहे और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। और 1858 के एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का प्रथम वायसराय भी बना दिया। दो चीज़ें, अंतिम गवर्नर जनरल कौन, कैनिंग, और फर्स्ट वायसराय कौन, कैनिंग। दोनों बातें ध्यान में रखनी है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, गवर्नर कौन था, तो आप लोगों को बताना है। हम लोग शुरू में ही बात कर चुके थे। कौन था बनारस का फर्स्ट गवर्नर जनरल? तो देखिए, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था विलियम हेजेस। कौन था? विलियम हेजेस, बंगाल का। फिर हमने पूछा था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम गवर्नर सॉरी तो भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस टाइम पे गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। उसके बाद में पूछा जाता है कि भारत का पहला, ये तो कौन थे? भारत के पहले गवर्नर। फिर गवर्नर जनरल नाम हो गया था, गवर्नर जनरल। तो कौन थे भारत के पहले गवर्नर जनरल? तो विलियम बेंटिंग। और उसके बाद देखते हैं हम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बाद में अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल हो गए हमारे कैनिंग। और फर्स्ट वायसराय कौन थे? तो वो भी कैनिंग ही थे। तो शुरू करते हैं वापस वहीं पे। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 कैनिंग के टाइम पे आए थे। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो सामान्य सेवा भर्ती के नियम किसके टाइम पे आए? 1856 में आए। और गवर्नर कौन थे? गवर्नर क्या वायसराय कौन थे उस टाइम पे? कैनिंग। इस टाइम तक गवर्नर जनरल ही था। 1858 के बाद में क्या बन गया था? वायसराय हो गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बना था। तो उस टाइम पे भी कौन थे? कैनिंग। 1857 का विद्रोह के टाइम पे गवर्नर पूछा जाता है, कैनिंग था। और अगला 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण इनको क्लीमेंसी या दयाशील भी कहा जाता है। जो विद्रोही सैनिक थे उनके प्रति इन्होंने काफ़ी उदार व्यवहार किया था, तो उस वजह से इनको क्लीमेंसी या दयाशील कहते हैं। क्लीमेंसी, क्लीमेंसी या दयाशील बोलते हैं। इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित इन्हीं के टाइम पे किया गया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और बम्बई, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले इन्होंने। और 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया, उस टाइम पर भी यही थे। विभागीय प्रणाली की शुरुआत इन्होंने की थी, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली किसने स्टार्ट की? तो कैनिंग ने। ये प्रथम वायसराय बने थे और विभागीय प्रणाली भी इन्होंने शुरू की थी। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना। तो आप देखो, विश्वविद्यालय भी इनके टाइम पे इन तीन जगहों पे, और इन्हीं तीन जगहों पे इनके द्वारा हाई कोर्ट भी है। और भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1858 वाला इसी के टाइम पे आया था। और मैकोले का कानून संग्रह ही कुछ परिवर्तनों के साथ आईपीसी के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है। और सिविल दंड प्रक्रिया संहिता भी। और आगे देखते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू। इसका प्रारूप 1833 के एक्ट के तहत मैकोले की अध्यक्षता में गठित पहले विधि आयोग के आधार पर किया गया था। तो भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हो गई थी, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता भी। और आगे देखते हैं, कुशल अंग्रेज अर्थशास्त्री जॉन विल्सन ने आर्थिक सुधार प्रारंभ किए थे। और विल्सन 1859 में भारत आया और उसने 3 कर लगाने की सिफारिश की। अर्थशास्त्री विल्सन। तो देखिए 3 कर कौन कौन सी सिफारिश की थी इसने। एक तो आयकर के लिए कहा था
कि 500 रुपये से अधिक अगर किसी के पास है तो उस पर आयकर लगा दो। और भारत में पहली बार आयकर लगा था कब? कैनिंग के टाइम पे 1859 में। व्यापार पर लाइसेंस की बात की इसने। और घरेलू तंबाकू पर चुंगी, तंबाकू पर चुंगी, ये 3 इन्होंने क्या दिए थे? सुझाव दिए थे। कंपनी और ब्रिटिश राज्य की सेना को एक साथ मिला दिया गया। और 1859 में बंगाल किराया अधिनियम, बंगाल रेंट एक्ट भी आया था। यह आगरा, बिहार और मध्य प्रांत पर लागू हुआ। और 1860 का नील विद्रोह के टाइम पे भी गवर्नर कैनिंग ही थे। 1861 में स्टार ऑफ इंडिया नामक एक गैर आनुवांशिक उपाधि, स्टार ऑफ इंडिया नामक गैर आनुवांशिक उपाधि यूरोपीय एवं भारतीय दोनों के लिए शुरू की गई। 1861 में स्टार ऑफ इंडिया। स्टार ऑफ इंडिया नामक उपाधि शुरू की थी। ये दोनों को दी जाती थी, ध्यान रखना। कैनिंग हो गया। कब से कब तक देखा हमने? तो 1856 से 62 तक, लगभग 6 साल। और इसके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में हम लोग देखते हैं लॉर्ड एल्गिन के बारे में। तो एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी तक रहे थे। देखिए, स्टाम्प कर शुरू किया गया इनके टाइम पे, स्टाम्प टैक्स। लॉर्ड एल्गिन प्रथम डरहम रिपोर्ट के लेखक लॉर्ड डरहम के दामाद थे। और धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो गई 1863 में। इनके कार्यकाल में वहाबियों का विद्रोह हुआ। कनाडा में सुशासन की रिपोर्ट, डरहम रिपोर्ट, उसके जो लेखक थे लॉर्ड डरहम, उनके दामाद थे एल्गिन। हालांकि ये डरहम के दामाद याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना स्टाम्प एक्ट के टाइम कौन था? एल्गिन था। एल्गिन का कार्यकाल 1862-63, बस इतना सा ही ध्यान रख लेना। इसमें से क्वेश्चन बनता नहीं है वैसे, लेकिन यही है कि इनकी मृत्यु धर्मशाला में हुई थी, ये भी ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि धर्मशाला में कौन से गवर्नर जनरल की मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन थे? एल्गिन थे। ठीक है, आगे देखते हैं सर जॉन लॉरेंस कब से कब तक रहे? 63 से 69 तक, 6 साल। अब देखते हैं, तो लॉरेंस ने भूटान के साथ 1865 में युद्ध किया। भूटान के साथ 1865 में। अफगानिस्तान के मामले में कुशल अकर्मण्यता या शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। जो कि स्पष्ट हस्तक्षेप की नीति थी, वैसे इस नीति की शुरुआत लॉर्ड एलनब्रो ने कर दी थी। तो शुरुआत एलनब्रो के काल से भी एलनब्रो के काल से माना जाता है वैसे तो, लेकिन ये नीति जो थी वो हस्तक्षेप की नीति किन्होंने शुरू कर दी थी? लॉरेंस ने शुरू कर दी थी। इनके टाइम पे देखिए आप, उड़ीसा में अकाल एवं एक अकाल आयोग जॉन कैंपबेल की अध्यक्षता में नियुक्त। कैंपबेल आयोग कब बना था? 1866 में। तो ये ध्यान रखना, इस टाइम पे गवर्नर कौन रहेंगे? लॉरेंस। और उड़ीसा में जो अकाल पड़ा था 1866 में, उसमें 10 लाख लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए क्षमा मांगी इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए, लॉरेंस ने क्षमा भी मांगी थी। उड़ीसा में 10 लाख लोगों की नैतिक जिम्मेदारी ली इन्होंने। 1868 से 69 में राजपूताना और बुंदेलखंड में भयंकर अकाल पड़ा। इसके टाइम पे अकाल खूब पड़े थे लॉरेंस के टाइम पे। बड़ी मात्रा में रेलवे व नहरों का निर्माण हुआ। 1868 में पंजाब काश्तकारी अधिनियम, पंजाब काश्तकारी अधिनियम व अवध काश्तकारी अधिनियम भी। तो पंजाब और अवध के जो काश्तकारी नियम थे वो कब हुए? 1868 में। और बिना जूते उतारे स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया इन्होंने। बिना जूते उतारे स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने वाले कौन थे? जॉन लॉरेंस।
अगला आता है लॉर्ड मेयो। तो मेयो के टाइम पे देखिए आप, जनगणना हुई थी 72 वाली। मेयो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे थे, 3 ही साल रहे थे, लेकिन काम काफ़ी कर गए थे ये। देखो मेयो कॉलेज खोला इन्होंने, और मेयो कॉलेज जो है उसकी विधिवत शुरुआत 1875 में हुई थी। और मेयो कॉलेज के जो प्रथम प्राचार्य थे वो थे एस.टी. जॉन। कौन थे? एस.टी. जॉन। और इन्हीं के टाइम पे 1869 में जो महारानी विक्टोरिया है उनके दूसरे पुत्र थे ड्यूक एडिनबरा, ड्यूक ऑफ एडिनबरा, ड्यूक ऑफ एडिनबरा। तो इन्होंने भारत की यात्रा की थी लॉर्ड मेयो के टाइम पे। और राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा जो 124A होती है उसको एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में 1870 में शामिल किया गया। 1870 में लॉर्ड, ये जो राजद्रोह की धारा है 124A को एक्ट 27 के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। ठीक है। 1870 के मेयो प्रस्ताव द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन व वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत, लाल समुद्र में तार बिछाए तथा कृषि विभाग की स्थापना की। तो कृषि विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने। मेयो ने भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि देना स्वीकार मतलब उपाधि देना शुरुआत की इसकी उपाधि देना शुरू किया। कार्यकाल के दौरान ही अंडमान द्वीप में 1872 में एक धर्मांध अफगान पठान द्वारा छुरा घोंपकर हत्या। अंडमान द्वीप में 1872 में एक धर्मांध अफगान थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी। और रेलवे विभाग का सरलीकरण भी इन्होंने किया था, सरकारीकरण, सॉरी, रेलवे विभाग का सरकारीकरण किया था किसने? मेयो ने। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें, एक तो धर्मांध अफगान ने 1872 में इनकी हत्या हो गई, ये हत्या होना बड़ी बात है। तो हत्या किसकी हुई थी? मेयो की। मेयो के टाइम पे ही जो विक्टोरिया है उनके द्वितीय पुत्र थे ड्यूक ऑफ एडिनबरा, वो यहाँ पे आए थे 1870 में। 69 से 72 तक लॉर्ड मेयो का काल हो गया। फिर आता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो थे इनका वास्तविक नाम था थॉमस बेरिंग। नॉर्थ ब्रुक ने, आप देखिए, बंगाल बिहार के कुछ भागों में भीषण अकाल में बर्मा से चावल का आयात किया। 1873 में आपने देखा भयंकर अकाल पड़ा था, कहाँ पे? 1873-74 में बिहार और बंगाल में काफ़ी भयंकर अकाल पड़ा। तो इन्होंने चावल खरीदे बर्मा से। और कूका विद्रोह कब हुआ था? 1872 ईस्वी में पंजाब में। तो उस टाइम पे कौन थे? यही थे वायसराय। और बड़ौदा के गायकवाड़ को गद्दी से हटाया ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजरेली द्वारा अफगान सरदार शेर अली से संधि वार्ता हेतु जोर दिए जाने के कारण नॉर्थ ब्रुक ने 1876 में त्याग पत्र दे दिया। क्यों अफगान सरदार शेर अली से संधि वार्ता के लिए बोला इनको? तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अगला आता है लॉर्ड लिटन, 76 से 80। काफ़ी प्रतिक्रियावादी था ये। और भीषण अकाल पड़ा इनके टाइम पे 76 से 78 तक। और रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1880 में एक आयोग बना। तो स्ट्रेची आयोग कब बना? 1880 में। कैंपवेल कब बना? कैंपवेल बना था अपना 66 में, 1866 में। और 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन, जिसमें राज उपाधि अधिनियम 1876 के तहत 1 जनवरी 1870 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। और यह महत्वपूर्ण है कि विक्टोरिया को यह उपाधि देने की घोषणा ब्रिटिश संसद ने 1876 के एक्ट में कर दी थी। और यह उपाधि 1 जनवरी 1870 को प्रदान की गई। इस टाइम पे भारत में भीषण अकाल पड़ा।
अतः एक कलकत्ता का एक अखबार था, उसने लिखा कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। केसर जर्मन उपाधि है जिसका साम्य सीजर से किया जाता है। तो कलकत्ता के अखबार में लिखा गया था जब ये रानी यहाँ पे आई थी कि रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। लिटन के समय आप देखिए, दिल्ली दरबार में गोपाल हरि देशमुख हाथ से कती हुई खादी के कपड़े पहनकर गया था, जबकि विश्वनाथ नारायण मंडलिक खादी कपड़े पहनकर काउंसिल में गए थे। गोपाल हरि देशमुख एक विश्वनाथ नारायण, तो नारायण और हरि दोनों ने क्या करा था, कुछ परंपरागत कपड़े पहने थे। जैसे खादी के तो पहने थे हरि ने, गोपाल हरि देशमुख ने पहने खादी, और नारायण विश्वनाथ नारायण ने मांगलिक खादी कपड़े पहने थे। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया यहाँ पे, और 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट पारित कर, जिसके 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना व उनका व्यापार करना दंडनीय अपराध बन गया। ठीक है, तो आर्म्स एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था। यूरोपीय व एंग्लो इंडियन पर यह लागू नहीं होता। आर्म्स एक्ट यूरोपीय पर लागू नहीं था और एंग्लो इंडियनों पर लागू नहीं था, ये तो भेदभावपूर्ण नीति थी। और 1878 ईस्वी में सिविल सेवा जो परीक्षा की आयु थी वो 21 से घटा करके 19 कर दी। तो लॉर्ड लिटन काफ़ी खराब वायसराय माना जा सकता है भारत के लिहाज से। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1878 से 70-80 में हुआ था, 1878 से 80 में। और अफगानिस्तान के मामले में कुशल आक्रमणीयता की नीति को त्याग करके इन्होंने अग्रगामी नीति का पालन किया। तो कुशल आक्रमणीयता वाली नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी आपके लॉरेंस ने। हालांकि कई बार एलन ब्रो का नाम भी देखने को मिलता है। और अग्रगामी की जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी किसने? लिटन ने। और लॉर्ड लिटन ने वायसराय को परामर्श देने के लिए देशी राजाओं की प्रीवी काउंसिल बनाने का सुझाव दिया, लेकिन अस्वीकृत हो गया। लेकिन 1919 में जब बाद में ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो नरेंद्र मंडल बनाया गया था, और उसमें और जो अपने गंगा सिंह जी थे इसका हेड भी बनाया था। और लिटन जो है उसने मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण किया और 29 वस्तुओं पर आयात कर हटा दिया था। सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क आधा कर दिया था। इससे भारतीय वस्त्र उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश उद्योगों को लाभ पहुंचा था। 1879 में देखते हैं हम वैधानिक नागरिक सेवा शुरू की गई, जिसके तहत उच्च कुल के कुछ भारतीयों को वैधानिक जनपद सेवा में नियुक्त किया जा सके। ये नियुक्तियां प्रांतीय सरकारों की सिफारिश पर भारत सचिव की स्वीकृति से होती थी। इनकी संख्या संस्रावित जनपद सेवा की संख्या का 1/6 हो सकती थी। 8 वर्ष बाद ही वैधानिक नागरिक सेवा बंद कर दी गई। लॉर्ड लिटन एक विख्यात कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंध लेखक थे और उसे साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। और 1880 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो 1880 तक रहे थे ये। तो इस तरीके से हमने लॉर्ड लिटन को कंप्लीट किया।